वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो। टुडे हमने रेगुलेशन ऑफ द यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करना है। पिछली वीडियोस के अंदर प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया था, ओपरॉन सिस्टम को स्टडी किया था। अब हमने याद रखना है इस बात को कि यूकैरियोट्स के अंदर ओपरॉन्स नहीं होते। ये अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं अपनी जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन करने के लिए। जीन्स को रेगुलेट करने के लिए ओपरॉन्स का सहारा नहीं लेते। ये जीन एक्सप्रेशन मल्टीपल लेवल्स पर यूकैरियोट्स के अंदर रेगुलेट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पर होती है, मल्टीपल लेवल्स पे ट्रांसक्रिप्शन पर भी होगी, ट्रांसलेशन पर भी होगी, बाइंडिंग पर भी हो रही होगी, मतलब जहाँ पे प्रोमोटर बाइंड हो रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ लेवल्स पर होगी। ऐसा नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर पिछली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन को स्टडी किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट रेगुलेशन का बुक में पॉइंट लिखा हुआ है कि ये मैं आपको लिपिन और बायोकेमिस्ट्री से पढ़ा रही हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ना अपने अंडरलाइंग थीम याद रखना है। अपनी बेसिक जो बुनियाद है ना वो बनानी है। वो ये है कि इसके अंदर एक मौजूद होती है ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन, जो कि किरदार अदा करती है स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन होती है एक, ठीक है। और ये ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन मैंने बताया था बाइंड करती है सिज एक्टिंग प्रोटीन के साथ। ये बात तो बिल्कुल बेसिक है ना कि ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन होगी जो कि स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा कोई ना कोई, और वो बाइंड करेगी सिस एक्टिंग प्रोटीन के साथ जो कि प्रेजेंट होगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस ये होता है जो प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर ही मौजूद होता है, ठीक है। चाहे डीएनए पर मौजूद हो और इवन उस पर डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर मौजूद हो तो मैटर नहीं करता, लेकिन बेसिक आपका ये है कि ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन है सिस एक्टिंग के साथ बाइंड करना है। अब जो हमारे पास स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहेंगे, इसको एसटीएफ कहूँगी। जहाँ पे मैं एसटीएफ कहूँ तो समझ जाएगा दिस इज स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, जिसको मैंने एसटीएफ कहा, इसकी दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक डीबीटी और एक टीएडी, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और एक होती है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। ये दो डोमेन्स आपने याद रखनी है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन को मैं डीबीडी कहूँगी और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन को मैं टीएडी कहूँगी, ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स के लिए जल्दी से इस्तेमाल करने के लिए। अब टीएडी यानी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन जो होती है ना, वो बाइंड होती है मुख्तलिफ को एक्टिवेटर्स के साथ, जिसमें हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस आ जाते हैं। ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड होती है। अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बल्कि ये वीडियोस के अंदर डिस्कस हुआ है कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक तो बाइंड कर रहे हैं ना हमारे पास उस सीक्वेंस के साथ मिलके। तो अब होता क्या है कि ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेंगे और ये बाइंड करेंगे इन कोएक्टिवेटर्स हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस के साथ, और ये करवाएंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोमोटर के ऊपर जाके। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि इसकी दो डोमेन्स होती हैं, डीबीडी और टीएडी। टीएडी के जरिए जो है ना किसी भी और प्रोटीन से बाइंड होगी, और डीबीडी के जरिए डीएनए के रेगुलेटरी सीक्वेंस सिज एक्टिंग सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड होगी, क्योंकि एसटीएफ है, इसने जाके बाइंड होना है सिज एक्टिंग प्रोटीन के साथ जो कि प्रेजेंट होगी डीएनए के ऊपर, जो कि रेगुलेटरी सीक्वेंस मौजूद होता है डीएनए के ऊपर। तो सिंपल सा एक बात है, वो यही है कि एसटीएफ जो है इसकी डीएनए बाइंडिंग डोमेन टीएडी होती है डीबीडी के जरिए। अब हमने स्पेसिफिक जो पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल में, जिस तरह हमने वहाँ पे लैक ओपरॉन पढ़ा था, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गैलेक्टोज सर्किट को। किसको? गैलेक्टोज सर्किट को। जिस तरह से लैकोप्रोन के अंदर जब ग्लूकोज मौजूद नहीं था तो हमने लैक्टोज को इस्तेमाल करना था, यहाँ पर भी जब ग्लूकोज मौजूद नहीं है तो हमने गैलेक्टोज को इस्तेमाल करना है। तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? अलबत्ता डिफरेंस ये है कि लैक्टोज जब नहीं था तो लैक्टोज के लिए मतलब लैक्टोज मौजूद था तो उसकी कैटाबॉलिज्म के लिए जो जीन्स थी वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद थी, लेकिन गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए जो जीन्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि अपनी कैसी ये रेगुलेशन होती है कि प्रोटीन हमारे पास एक गैल4 होती है, इसका नाम याद रखिएगा गैल4। ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये एसटीएफ है। ये एसटीएफ है, इसकी डीबीडी भी है, यानी डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी है, और इसकी टीएडी भी है, यानी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन भी है। अब होता क्या है कि ये अपनी डीबीडी के जरिए जो है ना ये बाइंड रहती है, हर वक्त बाइंड रहती है। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस गैल, UAS छोटा सा नीचे गैल, इसका पूरा नाम क्या है? अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस गैल। इसके साथ ही बाइंड रहती है हमेशा अपनी डीबीडी के जरिए, चाहे गैलेक्टोज हो या ना हो। लेकिन जब गैलेक्टोज है ही नहीं तो हमें इस सिस्टम को ऑन करने की जरूरत नहीं है। जब इस सिस्टम को ऑन करने की जरूरत नहीं है तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन आती है गैल 80, और वो बाइंड होती है इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन के साथ। जब वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन के साथ आके बाइंड होती है तो जीन ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट रहती है। लेकिन जब प्रेजेंट होता है गैलेक्टोज तो गैलेक्टोज एक और प्रोटीन गैल 3 को एक्टिवेट कर देता है। गैल 3 जब एक्टिवेट होती है तो ये गैल 80 के साथ बाइंड करती है कि कहती है इसका पीछा छोड़ दो गैल 4 का, और फिर गैल 4 अपनी ट्रांसक्रिप्शन करती है। तो सिंपल सा दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ और बहुत आसान सा है। गैल4 एक स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसएक्टिंग फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जिसकी डीबीडी डीएनए बाइंडिंग डोमेन और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन के जरिए ये हमेशा एक अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस गैल के साथ बाइंड रहता है जो कि रेगुलेटरी सीक्वेंस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी इसने रेगुलेशन करनी है। अब और अपनी ये टीएडी के जरिए जो है ना
GAL4 अपनी DNA बाइंडिंग डोमेन के साथ ना हमेशा UAS गैल के साथ बाइंड रहता है, यानी अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस गैल के साथ, ठीक है। जब हमारे पास गैलेक्टोज एब्सेंट होता है ना तो GAL80 प्रोटीन आके इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन पे बाइंड कर जाती है। जब बाइंड करती है ना तो GAL4 की ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जा ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर देता है और ये सर्किट ऑफ हो जाता है। लेकिन जब गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है और उसकी मेटाबॉलिज्म हमने करनी होती है ना, तब GAL3 प्रोटीन की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। GAL3 एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो गैलेक्टोज इस रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, तो ये GAL80 के साथ जाके बाइंड हो जाती है और उसको GAL4 को ट्रांसक्रिप्शन करने देती है और कहती है इसका GAL4 का पीछा छोड़ दो, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर गैलेक्टोज सर्किट ऑन हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द गैलेक्टोज सर्किट। नेक्स्ट हमने पढ़ना है हार्मोन रिस्पॉन्स सिस्टम को। ये एक नेक्स्ट रेगुलेशन के लिए एक मैकेनिज्म है। मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था प्रोकैरियोट्स के अंदर कि रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसएक्टिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। दरअसल ये वो चीज़ें होती हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि सिस एक्टिंग एलिमेंट्स के साथ जाके बाइंड होते हैं, जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑन द DNA के साथ जाके बाइंड होते हैं। हमने रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। इस सिस्टम के अंदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो है ना वो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं। हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट दरअसल सिस एक्टिंग, रेगुलेटरी सीक्वेंस का दूसरा नाम सिस एक्टिंग सीक्वेंस भी होता है और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स को ट्रांस एक्टिंग भी कहा जाता है। ये सिस एक्टिंग जो होते हैं ना, सिस एक्टिंग, ये सिस एक्टिंग जो है इनके पास आके ट्रांस एक्टिंग बाइंड होते हैं और फिर रेगुलेशन हो रही होती है। तो सिस एक्टिंग है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स HRE जिन्हें कहा है, जो कि DNA सीक्वेंसेस हैं जिनके साथ आके बाइंड होंगे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स और रेगुलेशन को अल्टर करेंगे। होता क्या है, सबसे पहले आपने इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स को याद रखना है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर आके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। जब वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड करते हैं तो वो अपना किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये कोई हार्मोन लिपोफिलिक है, लिपिड सोल्यूबल है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और वो न्यूक्लियस के अंदर भी चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है DNA और DNA के ऊपर प्रेजेंट है ये सिस एक्टिंग सीक्वेंस हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर DNA, इसके ऊपर प्रेजेंट है HRE हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब ये HRE प्रेजेंट है। अब ये आया हार्मोन बाहर से, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर, यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर मौजूद है, इससे आके बाइंड हो गया और ये जो बाहर से आया है हार्मोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन हो सकता है, रेटिनोइक एसिड हो सकता है, ये थायराइड हार्मोन हो सकता है और ये रोल अदा करता है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल यानी STF का, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ये रोल अदा करता है। इसकी 3 तरह की साइट्स होती हैं। एक DNA बाइंडिंग डोमेन होती है, एक इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन होती है, इसकी लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होती है। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन वो होती है जो कि हार्मोन से बाइंड करती है। कोई जो सा भी बाहर से हार्मोन आता है, ठीक है, और ये बाइंड करती है न्यूक्लियर। अब ये होता क्या है कि स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड कर गया, ठीक है। तो ये अपनी लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड कर जाता है और फिर रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बनता है। रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बनता है, यानी न्यूक्लियर रिसेप्टर से जो बाइंड हुआ है और वो और हार्मोन का कम्प्लेक्स बनता है और ये जब कम्प्लेक्स बनता है न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है। ये रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, बस इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब ये हार्मोन कम्प्लेक्स बना, ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गया। न्यूक्लियस के अंदर DNA था, DNA के ऊपर प्रेजेंट था हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट जो कि सिस एक्टिंग था, उसके साथ जाके ये बाइंड हो जाता है और फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, यानी रिसेप्टर्स ऐसे हार्मोन्स के लिए होते हैं जो कि ये सेल सरफेस रिसेप्टर से मुराद है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जैसे G प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इनके इंट्रासेलुलरली G प्रोटीन अटैच होती है। जैसे ही बाहर से कोई ऐसा हार्मोन आता है जिसने रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, तो होता क्या है कि G प्रोटीन के साथ ना कुछ ये थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस है। ये बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। ये सिंपल सा है कि जब भी कोई बाहर से हार्मोन आता है वो रिसेप्टर से रिसेप्टर के पास आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर दें। होता क्या है कि जो कोई भी हार्मोनल सिग्नल बाहर से आया तो सेल सरफेस रिसेप्टर से वो आके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से एडिनालेज सेक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा। एडिनालेज सेक्लेज एक एंजाइम है जो कि वही मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। एडिनालेज सेक्लेज ATP को CMP में कन्वर्ट कर देगा। CMP की जब कंसंट्रेशन राइज होती है तो वो एक प्रोटीन्स को फोस्फोरिलेट करवा देता है, उसे एक्टिवेट करवा देता है। उसका नाम होता है CREB प्रोटीन, ये CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। वो फोस्फोरिलेट होकर एक्टिवेट हो जाती है, वो फिर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को जाके एक्टिवेट कर देती है, यानी वो जाके बाइंड हो जाएगी सिस एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट यानी CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, यानी ये ट्रांसएक्टिंग फैक्टर का किरदार अदा करेगी और ये सिस एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट यानी CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ जाके बाइंड होके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टारगेट जीन्स को बढ़ा देगी। मिसाल के तौर पे जो
ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए जो जीन्स होती हैं उनकी रेगुलेशन इसी मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया हार्मोन रिस्पॉन्स, सबसे पहले गैलेक्टोज सर्किट पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है हार्मोनल सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा सेल सरफेस रिसेप्टर्स को, जिनमें इंट्रासेलुलर भी रिसेप्टर्स को पढ़ा, जिसमें इंट्रासेलुलर सेल सरफेस पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग और यूज़ पढ़ेंगे, जो कि एक अनदर स्टेप है रेगुलेशन ऑफ द यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का। यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन बहुत से मल्टीपल स्टेप्स पर होती है। अब हमने पढ़े अभी तक 2 स्टेप्स, अब हम तीसरा पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए नेक्स्ट वीडियो के अंदर।